जो वीडियो होगी वो आपके जो भी कमेंट मुझे आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे, उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप जो भी कमेंट करोगे तो थोड़ा सोच समझ के करना कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। क्वेश्चन रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से हो सकता है। फॉर्म कब आएंगे वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि शायद 15 को आपको अपडेट मिल जाएगा कि फॉर्म कब आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड पूजा एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्मोड़ा। सो बेसिकली द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि कल जो पोस्ट डाली थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने बोला था कि किस क्वेश्चंस पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, अभी देखो, अभी जितना मुझे अपडेट मिली है ऐसा बोल रहे हैं कि 15 को शायद कोई अपडेट आने वाला है। तो 15 को शायद आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म रिलीज़ हो रहे हैं। तो फॉर्म शायद 15 को रिलीज़ हो भी जाए, और अब इतना लेट हो चुका है तो क्योंकि पिछली बार तो जून 15 में ही एग्ज़ाम हो गया था, या फिर ठीक है, तो अब इतना लेट हो गया तो वो अभी होप्स हो कि वो 15 को फॉर्म रिलीज़ करेंगे। 15 दिन आपको फॉर्म फिल करने को मिलेगा, और एक फिर शायद जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अब एग्ज़ाम कहाँ ही होगा, अब तो इतना लेट हो गया, हमारा ईयर वेस्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इतनी सारी गवर्नमेंट सीट हैं, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और अभी हम लोग के जूनियर्स के मतलब 5th 4th सेम और 3rd सेम के यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम चल रहे थे, जो सेमेस्टर वाइज होता है। तो 3rd सेम और 4th सेम के एग्ज़ाम थे, इसलिए वो वहाँ बिजी थी। अब यूनिवर्सिटी का ऐसा कुछ काम नहीं है कि वो किसी चीज़ में बिज़ी हो, तो वो फॉर्म को रिलीज़ करेगी। तो अगर आप उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में ब्रेक मत लेना और अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन अभी इतना लेट हो चुका है तो मे बी क्वेश्चन हार्ड पेपर जो होगा वो हार्ड भी बन सकता है और इजी भी बन सकता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फॉर्म आपके 15 को मे बी कोई अपडेट आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर अभी आप लोग देखते रहिए, यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए कि कब आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए कि फॉर्म रिलीज़ हुआ है या नहीं है। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको अपडेट मिल जाएगा कि फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने मार्क्स लाने पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितने मार्क्स आएंगे तो ही हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले तो 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। एक नया खुला हुआ है रुद्रपुर पे, ठीक है। तो 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो उसमें से मार्क्स देखो, पहले तो ऐसा था कि कितने भी मार्क्स आए आपके, 30 आए, 40 आए, आप काउंसलिंग करा सकते थे और आपको सीट अलॉट हो जाती थी। चाहे क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, सीट वैकेंट हो जाती है। तो जो कम मार्क्स वाले हैं उन्हें भी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, 50 मार्क्स जिनके होंगे वो ही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। 50 मार्क्स आपके हैं तो आप काउंसलिंग फिल कर सकते हो, अगर 50 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि 50 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी फिर क्या होता है, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होता है, ठीक है। एज फैक्टर, कैटेगरी, तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ऐसा होता है कि सपोज SC/ST कैटेगरी है तो उनको 50 है तो 50 मार्क्स में 51 में भी उनको दून कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको 60 अबव होने चाहिए, 60 अबव होना चाहिए, तो ही आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। अच्छे कॉलेज मतलब दून, हल्द्वानी, और अगर आपका EWS है, जनरल कैटेगरी प्लस EWS है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आपको दून हल्द्वानी कॉलेज मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि कैटेगरी वाइज हम वो लोग गवर्नमेंट सीट अलॉट करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कितने मार्क्स आएंगे तो ही मिलेगा, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी को भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं अगर आपके पास EWS है। हाँ, अगर अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि फॉर्म तो आने ही वाला है ना, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो अगर आपका EWS नहीं बना है, क्योंकि EWS बनने में बहुत टाइम लगता है, 15 डेज मैक्स टू मैक्स लगता है। तो अगर आपके पास EWS नहीं है तो आप EWS बनवा लीजिए। आप CSC सेंटर जा सकते हो, तहसील जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पर जाके अप्लाई कीजिए। और EWS से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई, मतलब आपको मिल जाएगा कॉलेज। और ऐसा होता है, सपोज़ किसी की फर्स्ट रैंक है, तो फर्स्ट रैंक भी ना 10 लोगों की होती है। तो अगर आपकी फ़र्स्ट भी है ना तो कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं, एज फैक्टर है, मतलब अगर किसी एज ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता है क्यों दी जाती है, मे भी ऐसा कि वो लोग बाद में उनको ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं मिल पाएंगे, एज ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से शायद ऐसा होता है। तो
एक रैंक के भी 10 लोग होते हैं, 2 रैंक के भी 10 लोग होंगे, 3 रैंक के भी 10 लोग होंगे, तो ऐसे करके ना रैंक पीछे चल जाती है। भले ही आपके मार्क्स 68 है, क्योंकि जब मेरे मार्क्स थे तो मेरे मार्क्स में भी 20-30 लोगों के सेम मार्क्स थे, और मेरा एट द एंड था, मतलब चीज़ें ऐसी होती है, तो मैं सोच रही थी मार्क्स तो सही है बट रैंक कितने नीचे चले हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और तो फिर यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलेंगे, कि आपकी कितनी रैंक है, कौन सी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। कोटा भी होता है, स्टेट कोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉलेज मिलेगा ये नहीं है आपको, ये कि आपको 50 से अबव तो गेन करने ही है मार्क्स। 50 से अबव करोगे तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले पाओगे, 50 से अबव करोगे तब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अच्छे कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले दून कॉलेज है, फिर हल्द्वानी कॉलेज है, फिर अल्मोड़ा है, बट मेरे अकॉर्डिंग अल्मोड़ा से भी अच्छे हैं पिथौरागढ़ और चंपावत, आर वे मोर बेटर देन अल्मोड़ा। तो क्योंकि यहाँ फैकल्टीज़ नहीं है, फैकल्टी भी हैं, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर खुद से पढ़ना मस्त है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कितने मार्क्स लाने पे हमें कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। आप पूछ रहे थे, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सब्जेक्ट्स क्या है, उन्हें अभी सब्जेक्ट्स नहीं पता। देखो अभी फॉर्म आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो सब्जेक्ट्स यू शुड नो ना। क्योंकि देखो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आप गूगल पे भी सर्च करोगे HNBUMU उत्तराखंड BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। अभी आपने 11-12 जस्ट पास आउट किया है, तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आती ही है। मतलब ये दिमाग में रखो कि मुझे नहीं आता, ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि मुझे 11-12 तो अच्छे से ही आती है और फिज़िक्स केमिस्ट्री में कर ही लूँगी, ठीक है। और बच्चा इंग्लिश ईजी है भाई, इंग्लिश में ना कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मतलब ईजी है। अब 1-2 लेक्चर देखोगे ना, और ऐसा नहीं है, ठीक है। लेक्चर वेक्चर देखो अच्छे से और गूगल पे जाओ। अगर मैं चलो एक वीडियो बना दूँगी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, उनका सिलेबस क्या है, ठीक है, तो उसके बेसिस से आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड जो था हमारे टाइम पे नर्सिंग एप्टीट्यूड ऐसा था कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे उसके 1 दिन पहले ही पता चल जाता था। कि पहले मुझे लगा था कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर बाद में जैसा कि नया एड ऑन हो चुका है नर्सिंग एप्टीट्यूड ना। उस टाइम पे कोई सैम्पल पेपर्स आते थे उसके रिगार्डिंग कि चलो मैं पुराना देख लूँ ना, उसके रिलेटेड कोई सिलेबस बताया गया था ना, उसके रिलेटेड कुछ था, हमें कुछ नहीं पता था। जब एग्ज़ाम देखा तो कुछ डायग्राम बेस्ड होते हैं, ईजी होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो कोई पुराना पेपर उठाओ उत्तराखंड नर्सिंग का, और उसमें देखो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के ना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भारी नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस मैंने देखे थे, उसमें ऐसा था कि हाँ, जो नहीं होता है कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के। और बायो हैज़ार्ड का सिंबल क्या होता है, एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो इट्स काइंड ऑफ जनरल नॉलेज टाइप नर्सिंग एप्टीट्यूड है, लेकिन वो रिलेटेड टू नर्सिंग होंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे करके सर्च कर सकते हो कि ChatGPT पर जाके पूछ लो, या फिर कहीं पर भी जाके पूछ लो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के मुझे MCQ क्वेश्चंस बता दो, उसके पैटर्न बता दो, तो आपको समझ आ जाएगा कि एप्टीट्यूड इस तरीके से होता है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी ऐसे पढ़ा रहा हो, और ठीक है। तो सब्जेक्ट्स तो ये हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब 20-20 नंबर के हैं टोटल। आपको पता ही है पैटर्न 100 नंबर का होता है जो क्वेश्चन पेपर होता है, 20 नंबर की इंग्लिश होती है, 20 नंबर की एप्टीट्यूड होता है, 20 का फिजिक्स, 20 का केमिस्ट्री और 20 का बायो। तो अगर आप अभी इसमें ध्यान दोगे कि भाई मुझे नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आ रहा, मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं कैसे निकालूंगी, तो तुक्के मार लेना, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इट्स अ बिग बेनिफिट, ठीक है। तो 20 नंबर वहाँ कट जाएंगे, बचे 80 तो आपके हाथ में है ना। आप फिजिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, बायो कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, तो 80 नंबर कहीं नहीं गए। चलो 80 में से आपके 20 गलत हो गए, 60 नंबर तो कहीं नहीं गए ना। तो अभी आपको इस पर ध्यान देना है, जो आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप उसमें फोकस करो। क्योंकि बायो और जो बायो है, जब मैंने दिया था तो फिर मैंने सबको प्रिपरेशन थोड़ी की थी बट ज़्यादा नहीं की थी। तो बायो में ऐसा होता है कि जब मैं पेपर देख के आई थी तो मैं देख रही थी कि भाई इसका आंसर क्या होगा। भले ही अगले दिन आंसर की आ जाती, तो आप उसमें से करेक्ट कर लेते हो कि कौन सा मैंने सही किया, तो आंसर की आती है, ठीक है। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है गूगल पे लगे, तो मैं गूगल पे सर्च करी थी कि ये चीज़, लेकिन गूगल पे भी वो एक्यूरेट नहीं दे रहा था। फिर मैंने NCERT की बुक खोली और मैंने देखा कि एक लाइन थी NCERT की, वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि NCERT 11th हो चाहे 12th हो,
उसकी प्रॉपर लाइन आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि ना एज अ नीट मान लो कि वो ना पूरी प्रॉपर लाइन से भी क्वेश्चंस देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एमसीक्यू उठाए कहीं से और दे दिए। तो वो आप बायो तो अच्छे से ही करके जाना। केमिस्ट्री फिजिक्स भी इजी है, लेकिन 12th पोर्शन से ज़्यादा आता है जितना मैंने देखा है। तो 12th तो इजी भी है, फिजिक्स की 12th इजी है, तो इसे आप कर सकते हो। और अभी 11th-12th किया है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप भूल गए हो, नहीं आ रहा है। सबसे मतलब मेन ऐसा होता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला याद है तो आप उसमें पुट करोगे, और बहुत इजी होता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इजी था। तो अगर आप ये मान के चलोगे इजी आएगा तो इजी ही आपको लगेगा, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले वगैरह पढ़ लेना और इक्वेशंस रख लेना, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई। सब्जेक्ट्स क्या क्या हो गए, 20 नंबर हो गए, नो नेगेटिव मार्किंग है। आप टाइम मिलेगा तो आप तुक्के भी लगा सकते हो, बट ट्राई करना कि आपको सारे क्वेश्चंस आए। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाए। फिर हमारा क्वेश्चन है कौन से टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। अब देखो, टॉपिक इम्पॉर्टेंट मैं ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि देखो टॉपिक इम्पॉर्टेंट ना मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही हैं। मतलब केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो फिजिक्स है मैंने आपको बता दिया, 12th के चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तो मेरे पास सिलेबस है नहीं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि कौन से टॉपिक अच्छे हैं और कौन से आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात कर लेंगे कि टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से चैप्टर्स हैं ऐसे जो इम्पॉर्टेंट हैं और हमें वो पढ़ने ही पढ़ने, हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रही एप्टीट्यूड की बारे में, तो एप्टीट्यूड भी इजी है, तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, हम इंग्लिश आप लोग ना कोई भी बुक ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की एक पर्टिकुलर बुक आपको ख़रीदने जाना पड़ रहा है मार्केट में, बिल्कुल नहीं है। आप इंग्लिश की कोई भी उठा लो, कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। होता है 6 मंथ्स इंग्लिश। अगर आपके कोई रिलेटिव है, आपके भाई बहन है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं ना, जैसे आइटम्स हो गए, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स हो गए, रीअरेंज द वर्ड्स हो गए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए, और जिसमें नहीं लगाते ए एंड द कहाँ पे पुट करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ईजी है, इंग्लिश इज़ नॉट अ टफ आई थिंक सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हाँ इस तरह का पूरा पैटर्न आता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो जाएगा, इजी है। मतलब इजी है क्वेश्चन पेपर, ऐसा कुछ टफ नहीं है। और दूसरी चीज़, अभी हमने 4 क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपने वोट किए थे मुझे पोस्ट पे। तो अगली वीडियो हम इस बारे में बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, आई नो कि मैं बहुत सारे कमेंट के आंसर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि लोग अलग अलग पूछ रहे हैं। और अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए मैं ऑनलाइन बैच कहाँ से लूँ, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पैसे खर्च करके ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप इसको खुद से कर सकते हो। इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम नीट की तैयारी करें तो हमें नीट का कुछ पढ़ना है। और यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं, इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं। आप टॉपिक डालोगे, आपको सारा चीज़ डेटा निकल के आ जाएगा, आपके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कोई ऑनलाइन बैच लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस मुझसे बहुत सारे पूछे गए हैं कि कैसे आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप कोई प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ। अदरवाइज़ मैं एक वीडियो ऐसे बना दूँगी जिसमें पुराना पेपर होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी कमेंट के आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ, वो लोग आप मुझे कम से कम आई नीड 20 क्वेश्चंस, कि मेरे पास 20 क्वेश्चंस हो और मैं उनके एक साथ एक वीडियो में आंसर दे दूँ। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि उनको पूरा ना एक्सप्लेन करना पड़ता है। मुझसे कोई पूछ रहा है कि ये पूरा बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें 5-6 क्वेश्चंस होते हैं कि ये नहीं होगा तो ये, मैं ऐसे नहीं तो फिर मैम मैं वैसे कैसे करूँगी। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना, और मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया, आपने कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके कल जो वीडियो होगी वो आपके जो भी कमेंट मुझे आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे, उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप जो भी कमेंट करोगे तो थोड़ा सोच समझ के करना कि कौन सा
क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, क्वेश्चन रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से हो सकता है। फॉर्म कब आएंगे वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, शायद 15 को आपको अपडेट मिल जाएगा कि फॉर्म कब आ रहे हैं, ठीक है। और अभी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा बिजी है, मुझे नहीं लगता थोड़ा हैंडल करने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, बट उसने कुछ सोचा तो होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि वो बोल रही है, अगर उसको नहीं निकालना होता तो वो निकाल चुकी होती कि इस बार नहीं होगा, ठीक है। तो और काफ़ी रूमर्स भी फैल रहे हैं कि क्या इस बार नीट के बेसिस पे होगा, तो ऐसा नहीं है, नीट के बेसिस पे नहीं होगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप मुझे क्वेश्चंस भेजो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होना चाहिए, उत्तराखंड में कब पेपर होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है, और हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे जो उस एग्ज़ाम में आते हैं, और हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके भी चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ बनाया हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे। तो अगर इट्स अ बिग रिक्वेस्ट कि अगर अभी टाइम है, आपने EWS आपका बन सकता है, आपने बनाया नहीं है तो आप जाके तहसील EWS बना लो, क्योंकि EWS इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी रैंक में, हमारे मार्क्स में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आता है। मेरा नहीं था, मुझे बहुत गिल्ट हुआ था, अगर मेरा EWS होता तो मुझे हल्द्वानी मिल जाता, घर के पास दून मिल जाता, बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी विथ माई कॉलेज। तो अच्छा है, फिर हम जब फॉर्म आ जाएंगे फिर दूसरी वीडियोस बना लेंगे कि कौन सा कॉलेज आपका बेस्ट है, आपको कौन सा चूज़ करना है। तो अभी तो hope you all like this video. If you like it and if you are new in this channel, make sure you subscribe my channel for more upcoming videos. और कल की वीडियोस आपको बताइए कि वही होने वाली है कि जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आपकी क्वेरी होंगी, वो मैं एक साथ निकाल के आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे मुझे प्रिपरेशन करनी है। और हाँ, कोई भी ऑनलाइन बैच लेने की इस एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको जाओ, सर्च करो, पढ़ो। अगर अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि एकदम से फॉर्म रिलीज़ हो गए ना, तो फिर फॉर्म भरने में ही सर्वर बिजी जाता है, बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा बिजी हो जाएगा। तो आप अभी ये कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी करो तो साथ साथ उसको भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अगर इसमें नहीं हो पाता तो आपके पास प्लान भी तो होना चाहिए ना कि मैं इसके बाद ये करूँगी, तो वैसे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और हाँ, मुझसे क्वेश्चन ये भी था कि क्या हमें उत्तराखंड BSc नर्सिंग देने के बाद प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल जाते हैं, और उसमें क्या वो है, मतलब क्या बेनिफिट होता है। तो ऐसा है ना कि देखो, हम जब काउंसलिंग करते हैं ना, तो हम गवर्नमेंट की भी करते हैं और प्राइवेट की भी करते हैं। जिसको गवर्नमेंट नहीं चाहिए या फिर जिसको लग रहा है कि मेरे बहुत ही जनरल कैटेगरी में मेरे 50 नंबर है, मुझे नहीं लगता, मुझे कोई 2-3 राउंड होते हैं काउंसलिंग के, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो वो प्राइवेट भी डाल देता है। तो गवर्नमेंट उसको नहीं मिल रहा होता तो उसको डायरेक्ट प्राइवेट अलॉट हो जाता है। तो प्राइवेट अलॉट में क्या है कि प्राइवेट में नर्सिंग करना बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट है, मतलब बहुत पैसे लगते हैं, 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है, जो भी कर रहा है। तो जब आप गवर्नमेंट के थ्रू एंट्रेंस दे के नर्सिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, थोड़ा सा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 1.5 लाख से 1 लाख हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है कि हाँ ठीक है। और आपको अपनी चॉइस के भी प्राइवेट कॉलेजेस चूज़ करने को मिल जाता है। तो वहाँ पे ना जब काउंसलिंग होती है तो बहुत सारी लिस्ट आती है कॉलेजेस की कि कौन से प्राइवेट हैं। मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखना कि वहाँ पे मैंने एक लिस्ट डाली होगी कि कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं। तो वहाँ पे आपको मिल जाता है कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो मैं प्राइवेट आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना होता है, काउंसलिंग में ना लोग बहुत गलतियाँ कर देते हैं। काउंसलिंग में आपको ये नहीं करना है कि पहले आपको गवर्नमेंट मिल रहा है लेकिन आपने प्राइवेट प्रायोरिटी पे रख दिया है और नीचे गवर्नमेंट डाल दी है, तो वो गवर्नमेंट नहीं देंगे, सीधे आपको प्राइवेट अलॉट कर देंगे। तो मेक श्योर कि ये तो चलो काउंसलिंग की बात है, अभी हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हाँ अभी मैं बता देती हूँ कि हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज में पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद आपको नीचे प्राइवेट लिखना है, प्राइवेट के कॉलेजेस डालने हैं, वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप इसका एग्ज़ाम दोगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आज आप इस वीडियो को देखो और बहुत सारे अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखो, जिसका मैं आंसर आपको कल दूंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू ऑल लाइक दिस। तब तक के लिए बाय बाय।